हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स के बारे में। क्या करना चाहिए, रीज़न क्या है रिफ्यूज़ल का। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जो सिर्फ यही एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आफ्टर रिफ्यूज़ल क्या किया जाए और रिफ्यूज़ल क्यों आती है, उसके पर्टिकुलर रीज़न क्या है। देखो, रिफ्यूज़ल बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे ऑफिस में भी आती है, मेरी फाइल्स में भी आती है, और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जिसकी कभी भी कोई भी रिफ्यूज़ल आई हो। हाँ, उसको दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए मैं आप सभी को बताऊंगा। जो एफर्ट्स मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए करता हूँ वही आप ट्राई करो। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैंने क्लाइंट्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मेरे को डेली आते हैं कि हमने आपकी वीडियो देख के खुद अच्छे से फाइल बनाई और हमको वीज़ा मिल गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है खुद ही अपनी फ़ाइल बनाते हैं, खुद कुछ ऐसा लिख देते हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट साथ में लगा देते हैं जिनकी वजह से उनको रिफ्यूज़ल आ जाती है। और बाद में इधर भी आते हैं, हमारे पास में भी आते हैं कि हमने खुद अप्लाई कर दिया या ये डॉक्यूमेंट हमारा गलत था या ये ऐसा था, ये हमको नहीं पता था या ये हमने लगाया ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से रीज़न हैं जो मोस्टली कॉमनली सभी को, ऑलमोस्ट सभी को मिलते हैं, और कैसे उनका सोल्यूशन किया जाए वो भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप अगर रिफ्यूज़्ड हो या फिर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं अपना केस, तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड द रिफ्यूज़ल। कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमको कॉमनली रिफ्यूज़ल मिल सकता है। तो पहले हम बोल सकते हैं टाइम एंड सिचुएशन। आपको प्रॉपर एग्जैक्टली टाइम के ऊपर और प्रॉपर सिचुएशन को माइंड में रख के ही कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर हम शेंगन की बात करें, देयर आर 26 कंट्री, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनके अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन है जो चलती रहती है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट प्रॉब्लम, उनके डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, या उधर कोई फेस्टिवल है, कुछ ना कुछ वहाँ पे कंट्री में कुछ ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंट में रखनी है जब भी आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें तो यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर बहुत सारे ऐसे यूक्रेनियन हैं जो अभी पोलैंड में चले गए हैं। तो पोलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इन 3 कंट्री में सबसे ज़्यादा है जो यूक्रेनियन है, और वहाँ पे वो जाके अभी असाइलम सीकर हैं, यानी कि पॉलिटिकल स्टे लिया हुआ है। तो उन गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो चुका है। तो अभी के टाइम में अगर हम बात करें, वो गवर्नमेंट जो इन कंट्री की गवर्नमेंट है, जैसे जिनकी हमने अभी नाम लिया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये पर्टिकुलरली फोकस कर रही है उनको शेल्टर देने के लिए, उनको काम देने के लिए, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस है। हर बंदे को उनको रहने के लिए कर देना है, कोई ना कोई काम देना है, पेपर्स बना के देने हैं ताकि दे में लीगली स्टे इनसाइड द कंट्री। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर टूरिज़्म वहाँ पे अगर जाता है, टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे घूमने के लिए आप अपना वीज़ा लगा रहे, तो बहुत ही सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि उनकी कंट्री के पास में इनफ टाइम है आप सभी के ऊपर फोकस करने के लिए और आपको वेलकम करने की एट दैट टाइम। बिकॉज ये सारी की सारी इमिग्रेशन जो पॉलिसीज़ है ना, ये गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये इमिग्रेशन बॉर्डर गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो वहाँ पे डेलीगेट्स, वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है वो बिज़ी है, नहीं बिज़ी है, कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है। लेट्स सपोज अगर हम इंडिया जा रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीज़ा मेरे ख्याल से तब मिलता है जब दिवाली आती है। बहुत सारे लोग पर्टिकुलर दिवाली के लिए ही इंडिया में विज़िट करते हैं, जो फॉरनर्स हैं, दिवाली की सेलिब्रेशन देखने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द इंडियाज़ बेस्ट एंड बिगेस्ट फेस्टिवल वी कैन से, जो कि सारी की सारी स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे ही हमको हर कंट्री के अंदर ध्यान रखना पड़ता है कि कब कहाँ कोई कैसे ट्रेडिशन आ रहा है, कल्चर आ रहा है, इवेंट आ रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ क्राइसिस तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है हम जिस कंट्री के अंदर जा रहे हैं। सिचुएशन एंड ये चीज़ें टाइम आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करके ही कंट्री की सिलेक्शन करनी पड़ती है। अगर आपने गलत कंट्री की सिलेक्शन कर ली गलत टाइम के ऊपर, जैसे अभी के टाइम में हम बात कर लें, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये बहुत ही रिजिड है।
ये सबसे लॉन्गेस्ट जो कोविड-19 का इन्होंने लॉकडाउन लगा के रखा, एंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी। हालांकि बाकी शेंगन कंट्री ने अपनी रिस्ट्रिक्शन को रिलीज़ कर दिया था, लेकिन इनके अंदर बहुत देर से एप्लीकेबल था। तो जो लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे उनको प्रॉपर कोविड रूल्स एंड एवरीथिंग फॉलो करना पड़ रहा था, जाने आने में प्रॉब्लम थी। सो इस वजह से हमको ध्यान रखना पड़ता था कि उस कंट्री में हम वीज़ा ना अप्लाई करें जिसके अंदर सिचुएशंस अभी भी वर्स हैं या सिचुएशन ख़राब है। ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी वीज़ा एप्लीकेशन एंड उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड्स करती हैं। अनदर प्राइम डॉक्यूमेंट इज़ योर फाइनेंशियल पार्ट। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपना फाइनेंशियल पार्ट को प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है, इन डिटेल डिस्क्राइब करना है। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। अगर आप खुद भी अपनी फाइल लगा रहे हो, चाहे किसी भी कंट्री के, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर शेंगन की बात कर लें, आपको अपने फाइनेंशियल पार्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन देना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी कितनी इनकम है, कब से आपने ये जॉब ज्वाइन किया, आपका प्रेजेंट करंट सिचुएशन क्या है, डेजिग्नेशन आपकी कंपनी में आपका क्या है, पर मंथ आप कितनी सैलरी कमा लेते हो। अगर आपकी सैलरी 2 बार में आ रही है, लेट्स सपोज बहुत सारे सेल के बंदे हैं या कमीशन बेस्ड वो काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में आती है। फर्स्ट इज़ द बेसिक सैलरी, सेकंड फेज जो होता है उनका कमीशन या अलाउंसेस वगैरह होता है, या सेल के ऊपर भी कमीशन या टारगेट्स के ऊपर कमीशन होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करनी है इन अप्रोप्रिएट तरीके से। अगर आप सिर्फ बेसिक सैलरी लिखोगे या ओवरऑल सैलरी लिखोगे, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं करते, तो ये भी एक प्रॉपर आपका गलत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जैसे आप अपना स्टेटस बता रहे हो कि आपकी इतनी सैलरी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बैंक स्टेटमेंट और आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह वो सारी प्रॉपर तरीके से साथ में लगानी है। बहुत सारे लोगों की यूएई के अंदर या गल्फ के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है कि उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होती है। कंपनी या तो एक्सचेंज के कार्ड देती है, एक्सचेंज में देती है, मोस्टली कंपनी समटाइम कैश भी दे देती है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको अपना सैलरी प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को अगर कैश सैलरी मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। आप अपनी सैलरी स्लिप साथ में लगा सकते हो जिसमें मेंशन है कि आप कैश में सैलरी ले रहे हो या हाफ सैलरी आपके अकाउंट में आ रहा है, हाफ आपको कैश में मिल रहा है। सो व्हाट वुड बी द ओवरऑल सैलरी, आप उसकी सैलरी स्लिप बनवा के अपनी कंपनी से पास्ट 3 या 6 मंथ की, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में डेफिनेटली अटैच करो। तो ये भी एक प्राइम रीज़न है वीज़ा रिफ्यूज़ होने का, जब आप अपने फाइनेंशियल पार्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं करते हो। इसके बिना मेन आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हम चेकलिस्ट की बात करें, एम्बेसी में किसी भी कंट्री में अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप शेंगन है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, बेसिक चेकलिस्ट कॉमनली सेम ही होती है, जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयर से पेपर आते हैं, जिधर आप जॉब या बिजनेस करते हो उससे एनओसी लेटर चाहिए, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट आ जाता है, आपका पासपोर्ट चाहिए 6 महीने से ज़्यादा, मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा ये वैलिड होना चाहिए। अगर आप यूएई के अंदर हो तो आपका यूएई का रेजिडेंसी वीज़ा, एमिरेट्स आईडी, यहाँ पे कम से कम वैलिडिटी 4 महीने या 4 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिड रहना चाहिए आपका वीज़ा। अगर वीज़ा वैलिडिटी आपकी कम है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा ही होएगा। एंड अगर आप होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनकम टैक्स का नंबर हो गया, आपका आईटीआर हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स। गल्फ के अंदर, यूएई के अंदर अभी तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो आपको ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट की, बिकॉज वीज़ा अप्लाई करना और वीज़ा लेना दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। अप्लाई करने के लिए जो मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बताए विच इज़ इन द चेक लिस्ट, वही रिक्वायर्ड है। बट वीज़ा लेने के लिए जितने भी मैक्सिमम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो, सो दिस ऑल आर रिक्वायर्ड। उसमें आप अपने पर्सनल के लगा सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटस के लगा सकते हो, जैसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास में यूएई का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई गाड़ी है, इफ़ यू आर मैरिड देन आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आपके बच्चे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर फैमिली का पासपोर्ट आईडी, वीज़ा कॉपी लगा सकते हो। यहाँ पे या आपकी होम कंट्री के अंदर कोई भी घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, एफडीज़ वगैरह कुछ भी हैं, कोई भी एसेट्स या कोई भी प्रॉपर्टीज़, वो आप लगा सकते हो। आप या आपकी वाइफ के नाम पे वो आप लगा सकते हो। आपकी जितनी भी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री आपने किया है वो सारी की सारी प्रॉपर तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिवील करो।
अगर क्रेडिट कार्ड है या कोई एडिशनल अकाउंट है उसकी आप स्टेटमेंट ज़रूर साथ में लगाओ। नाउ फर्दर जो हमारा पॉइंट है कि इसकी वजह से रिफ्यूज़ हो सकता है वो है आपका इनअप्रोप्रिएट टूर प्लान। आपको अपना टूर प्लान है जो प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट करना है। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं, सिर्फ टिकट, होटल, इंश्योरेंस, ये तीनों चीज़ें डाल देते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन में लिख देते हैं पर्पस जो कि टूरिज़्म है। ऐसे आपका प्लान है जो वो जस्टिफिकेशन नहीं होता है, तो आपको मोस्टली 2 नंबर जो रिफ्यूज़ल है शेनिंगन की अगर हम बात करें, जिसमें लिखा है द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट प्रोवाइडेड, वो लग के आ जाता है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका ये है कि आपने अपना ट्रैवल आइटनरी प्लान दिया ही नहीं है। आप 2 दिनों के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, 10 दिनों के लिए कर रहे हो, 1 वीक के लिए कर रहे हो या 15 दिनों के लिए कर रहे हो, वहाँ पे आपका पर्पस क्या है जाने का वो, और आपका ईच डे का टूर प्लान प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करना है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल की तरह, अगर आप फैमिली हो तो फॉर ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आपको अपना टूर प्लान है जो वो प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट करके आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके देना है। इसके बिना आपने जस्टिफिकेशन देना है अपने कवर लेटर के ऊपर। तो कवर लेटर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, डेफिनेटली आपके बारे में डिस्क्राइब करता है, आपकी इंटेंशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। बिकॉज अगर हम बात करें रिफ्यूज़ल रीज़न की तो उसमें यही डाउट और इंटेंशन की लगा के देते हैं कि आप शायद उधर से वापस नहीं आओगे, या आपकी इंटेंशन या आपकी टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कवर लेटर के अंदर जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो अपने बारे में, अपने टूर प्लान के बारे में या आपके इंटेंशंस के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे एलेबोरेट कर सकते हो, अपने तरीके से अच्छे से लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना है। मोस्ट कॉमनली रिफ्यूज़ल रीज़न की अगर हम बात करें, शेनिंगन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो 2 नंबर, 10 नंबर और 13 नंबर ही लग के आता है। 2 नंबर में क्या है कि आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया है या फिर आपने अपना डे टू डे प्लान नहीं दिया है, तो 2 नंबर लग के आएगा। डे टू डे प्लान उसमें लिखा आता है द इंफॉर्मेशन सबमिट रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर पर्पस एंड कंडीशन ऑफ इंटेंडेड स्टे वाज नॉट प्रोवाइडेड। ये बहुत ही कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न है जो कि डाउट के बिहाफ पे ही काउंट होता है। इसके बिना 10 नंबर का पॉइंट लगता है। 10 नंबर में लिखता है द जस्टिफिकेशन सबमिट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस एंड कंडीशन ऑफ इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल। अगर ऐसा लग के आएगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने जिस पर्पज़ के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया है, इन्फॉर्मेशन जिस पर्पज़ एंड कंडीशन के लिए दिया है, उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है एम्बेसी को। लेट्स सपोज कि आपने अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है बट दे आर नॉट कंसिडरिंग यू एज ए रियल टूरिस्ट। इसकी मेन वजह होती है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपका पासपोर्ट खाली होता है फिर भी हम लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को खाली पासपोर्ट में वीज़ा मिल जाता है, लक होता है सभी का, अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो ये पॉइंट 10 नंबर पॉइंट और 13 नंबर पॉइंट डाउट का होता है। उसको ये शक होता है वीज़ा ऑफिसर को या एम्बेसी को कि आप उधर जा रही हो एज ए टूरिस्ट वीज़ा बट वी डोंट कंसिडर यू एज ए रियल टूरिस्ट, क्योंकि आप आज तक कभी भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं करके आए। 13 नंबर में भी यही लगा के देते हैं कि अगर आपको वीज़ा दे दिया, उसके ख़त्म होने से पहले आप वापस नहीं आओगे। सो वहाँ पे लिखा होता है वी हैव अ डाउट ऑन योर इंटेंशन टू लीव द टेरिटरी मेंबर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा, ऐसा करके लिखा आता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको वीज़ा दे दिया, आप उधर से शायद वापस नहीं आओगे, बिकॉज आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपका मेन पर्पस शायद उनको एज ए टूरिस्ट वीज़ा नहीं लग रहा है। सो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों को ये कॉमन डाउट के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ होके आ जाता है। रिफ्यूज़ल के बाद में ये नहीं कि आपको कभी भी शेंगन का वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि आप सभी को बता दूँ। अगर आपका रीसेंट रिफ्यूज़ल आया है तो आप रिसेंटली शेंगन के अंदर फिर से ना अप्लाई करें डिफरेंट कंट्री के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया या फिर से अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। विद इन 3 मंथ अगर आप अप्लाई करते हो तो सेम ही कंट्री को पिक करो। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपने मिस किए या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपने मिस किया या जो आपका पर्टिकुलर रीज़न था उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करके फिर से आप सेम कंट्री में ही अप्लाई करो। कंट्री चेंज करने की गलती ना करो अगर आप विद इन 3 मंथ ही अप्लाई कर रहे हो। अगर आप 3 मंथ का टाइम लिमिट एक्सीड कर रहे हो देन यू कैन थिंक अबाउट टू चेंज योर कंट्री। तो आप जैसे जर्मनी का अप्लाई किया आपने, जर्मन रिफ्यूज़ल हो गया तो उसके बाद में राइट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स आप नहीं अप्लाई करो दूसरी कंट्री का। अगर करना है तो सिर्फ जर्मनी ही कर सकते हो अगेन एंड अगेन। या फिर आप अपना प्रोफाइल चेंज करो, थोड़ी बहुत ट्रैवल करो, किसी न किसी कंट्री का वीज़ा लगाओ, आप अपनी इंटेंशन को जस्टिफाई करो दैट यू आर अ रियल टूरिस्ट। आपने नहीं वीज़ा दिया नो प्रॉब्लम, शेंगन ने नहीं वीज़ा दिया नो प्रॉब्लम, हम XYZ कंट्री में ट्रैवल करके आए हैं,
बिकॉज आपका इंटेंशन सिर्फ घूमने का था, टूरिज़्म का था। तो इस तरीके से आप अपनी इंटेंशन अगेन अप्लाई करोगे तब उस टाइम पे स्पेसिफाई कर सकते हो, जस्टिफिकेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना रिफ्यूज़ल के बाद में जो वीज़ा है वो इजीली ले सकते हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनका 6, 7, 8 टाइम्स के बाद में रिफ्यूज़ल के बाद में वीज़ा लगा। बहुत सारे क्लाइंट्स को पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लगाया, बैन भी आया था, लेकिन आफ्टर बैन और आफ्टर स्टैम्प्स भी उनको सक्सेसफुली वीज़ा मिला है। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में जब भी आप अपनी फ़ाइल बनाते हो तो थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखो, ध्यान रखो, अंडरस्टैंड करो क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। अच्छे से फाइल बनाओगे, डेफिनेटली आपको चांसेस है कि वीज़ा मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट ऑल जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, जहाँ जो बंदे अप्लाई करना चाहते हैं बाय देयर सेल्फ, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।